नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये एक सिलसिला हमने शुरू किया है विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। वो नेता जिनसे आप सवाल करना चाहते हैं, जिनसे 5 साल का हिसाब किताब करना चाहते हैं, तो ये एक मौका है, दस्तूर भी है। अब एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अलग अलग नेताओं को और ख़ास करके एमएलएस को इनवाइट कर रहे हैं कि वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो संबोधित करेंगे वो बड़े ख़ास हैं। ख़ास इसलिए हैं कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो बड़ी चर्चा थी कि वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कई बार आखिरी गेंद पे भी फैसला होता है, और आपने अभी ओलंपिक्स में तो देख ही लिया, 100 ग्राम की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। अब ये 100 ग्राम सिर्फ कुश्ती में ही नहीं होता है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 25 ग्राम, ये पॉलिटिक्स में भी बड़ा भारी पड़ जाता है कई बार। दूसरी एक और कहावत है, हरियाणा का चुनावी इतिहास रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, सिर्फ महिला को छोड़ करके, वो गीता बुक्कल, वो अगला विधानसभा का चेहरा या मुंह नहीं देख पाते हैं। अब ये फिर कहा जाने लगा वित्त मंत्री जो हुए वो अगले विधानसभा में नहीं पहुंचे। अब पिछले में खट्टर साहब जो कि मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जी, खुद वित्त विभाग भी संभाल रहे थे। चुनाव से ठीक पहले विधानसभा लोकसभा का तो चेहरा देख रहे हैं, विधानसभा से आउट हो गए। अब इसी कड़ी में एक और बड़ी कहावत प्रचलित है कि जिनके आगे भी डिप्टी लग जाता है वो फिर डिप्टी ही हो जाते हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई देख लीजिए, दुष्यंत चौटाला, हालांकि उनका तो अभी पता चलेगा। मतलब मैं समझना चाह रहा था, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, सिर्फ डिप्टी सीएम और डिप्टी स्पीकर नहीं, आप जितने डिप्टी लगते हैं उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे वो डिप्टी स्पीकर हैं, फिलहाल विधानसभा में, नलवा से आते हैं, पहले आईएनएलडी में थे। आईएनएलडी का चश्मा 2014 में, मतलब पहना तो पहले था, लेकिन 2014 में चश्मे की बदौलत नलवा से वो जीत करके विधानसभा पहुंचे। फिर चश्मा में लगा कि बहुत दूर तक दिख नहीं रहा है, उन्हें लगा कि अब कमल पकड़ लेना चाहिए, फिर कमल पकड़ लिया और नलवा में फिर वो जीत करके आ गए। यानी नलवा विधानसभा से पिछले 10 साल से लगातार वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नलवा विधानसभा क्षेत्र का। नाम समझ गए होंगे, रणवीर गंगवा। बहुत बहुत स्वागत है जी गंगवा नमस्कार। साहब। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सवाल भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा के मुताबिक पहले 2 मिनट हम आपको सुनना चाहते हैं। आपके इलाके का लेखा जोखा, हिसाब किताब, विधानसभा चुनाव सर पर है। गंगवा साहब। जी नमस्कार। मैं जैसे आपको पता है कि नड़वा विधानसभा से विधायक हूँ और नड़वा के अंदर हमने लोगों से जो वायदे किए थे उसको हमने काफ़ी हद तक पूरा करने का काम किया है। नड़वा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो 2 भागों में बटा हुआ है, नड़वा शहरी और नड़वा ग्रामीण। जहाँ तक नड़वा शहरी की बात है, वो आउटर कॉलोनियाँ जो जिसको हम अवैध कॉलोनी कहते थे, वो जो गंगवा रोड पे है, कैमरी रोड पे है, वो थी, वो बाद में वैध कर दी गई और वो नगर निगम के एरिया के अंदर आ गई। वहाँ क्योंकि पिछड़ी हुई कॉलोनियाँ थी, चाहे सड़क की बात है, चाहे सीवर की बात है, चाहे पानी की बात है, उसके लिए हमने वो तमाम कार्य करने का काम किया। मैंने आज़ाद नगर के अंदर 10.5 करोड़ रुपए की लागत से एक वाटर टैंक बनाया ताकि सबको पीने का पानी मिले। हमने जो सेक्टर 15 का वाटर वर्क्स है, वहाँ भी 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक वाटर टैंक और नया बना करके पानी की पूर्ति पूरे कराने का काम किया। अमृत योजना के तहत हमने, चाहे वो आज़ाद नगर है, चाहे पटेल नगर का एरिया है, चाहे चंद्र लेन का है,
चाहे चंद्रलोक का है, वो सारा का सारे एरिया के अंदर हमने नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया जो बहुत पुरानी पहले हो गई थी। इसी तरीके से अभी सीएम साहब से बात करके और हमने जैसे गंगा रोड पे भी उसको 29 करोड़ रुपए की लागत से एक बढ़िया, और कैमरी रोड भी आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर रोड ओवर ब्रिज बनने के बाद में बनी है। और अगर मैं गाँवों की बात करूं, ग्रामीण के अंदर भी जो जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमने मंगाड़ी जो बड़ा गांव उसके अंदर कॉलेज बनाने का काम किया, और 3 स्कूल जो है अपग्रेड कराए जो बड़े, नड़वा के अंदर और आर्यनगर के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल और गंगवा के अंदर पीएम श्री स्कूल। और हमने पूरे एरिया के अंदर आज एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक के पब्लिक हेल्थ के काम ना चल रहे हों। हमने जो वायदा किया था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको पूरा करने का काम नड़वा क्षेत्र के अंदर किया है। जहाँ सिंचाई की पानी की दिक्कत थी उसके लिए भी हमने जो न्यू सिवानी फीडर बना करके, और ताकि रेनी सीजन के अंदर कम से कम 2-2 बार पानी जो है मिल जाए, जो पानी हमारा है वो हमने टेल तक पहुंचाने का काम जो है वो किया है। ये शुरू मीठे मीठे से करूं या नीम के पत्ते से करूं? वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से आप पूछे। आपका नीम का पत्ता, करेले का जूस स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, मतलब ना बीपी बढ़ेगा ना वो होगा। ये जब आप थोड़ा इत्मीनान से होते हैं, एकांत में जब होते हैं, तो ये जो डिप्टी लगा हुआ है आपके पीछे, डिप्टी स्पीकर, ये चिंता का कारण नहीं होता है? जैसे मान लीजिए अब आप बैठे हों एकांत में और आपको चंद्रमोहन बिश्नोई दिखाई पड़ रहे हों, आपको दुष्यंत चौटाला दिखाई पड़ रहे हों, ये सब डिप्टी वाले हैं, एक डिप्टी आपके भी पीछे लग गया। हालांकि ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, अपवाद भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो चुनावी इतिहास है वो डिप्टी आपके लिए चिंता का कारण होता है क्या? देखिए रंजन जी, ये तो केवल लोगों की सोच की बात है। जिनके पीछे डिप्टी लगा वो आगे बढ़ा, फिर खतरनाक भविष्य हुआ। देखिए, डिप्टी लगने से नहीं होता, ये तो अपने कर्म की बात कह लीजिए, ये अपना कार्यशैली किस टाइप की है लोगों में आपने, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर अगर आपने लोगों के अंदर विश्वास कायम किया है तो फिर निश्चित रूप से लोग आपको चुनेंगे। और जहाँ तक मेरी आपने डिप्टी लगने की बात कही, मैं पहले 2000 में जिला परिषद का मेंबर बना, 2000 से 2005 तक। उसके बाद में 2005 से लेकर के 10 तक मैं डिप्टी चेयरमैन नहीं था। अच्छा, ठीक है। वाइस चेयरमैन जिला परिषद, वाइस चेयरमैन। वाइस और डिप्टी तो एक ही है। तो ना डिप्टी डीवाई हो जाता है। नहीं, वो डिप्टी होता है, डिप्टी अध्यक्ष होता है वो। हाँ। जो पहले जो है, तो मैं तो मेरी शुरुआत ही वहां से हुई है। और उसके बाद उस वाइस के बाद में मैं राज्यसभा में भी गया हूँ। हाँ। मैं एमएलए भी बना हूँ, आज मैं डिप्टी स्पीकर भी हूँ। और आगे क्या होगा ये किसी के हाथ में नहीं होता, प्रजातंत्र के अंदर जनता के हाथ में होता है। मतलब आपको लगता है कि वो वाइस और डिप्टी एक ही है, तो आपने डिप्टी वाला जो वो है पहाड़, वो पॉजिटिव है मेरे लिए, बहुत अच्छा पॉजिटिव है आपके लिए पॉजिटिव। हाँ, और आगे बढ़ने के लिए मुझे तो देखो, मैं तो जब डिप्टी अध्यक्ष रहा जिले का, हाँ। उसके बाद में मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला है। चलिए ठीक है, वो तो देखेंगे। और मतलब अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और हरियाणा का नवंबर अब दूर तो है नहीं। बहरहाल हमारी वरिष्ठ योगी हैं जागृति, सवाल करना चाहेंगे जी। सर, आपने शुरुआत में बताया कि आपने हल्के के लिए क्या कुछ काम करे हैं, लेकिन कांग्रेस का इन दिनों एक अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, वैसे तो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, लेकिन नलवा हल्के में जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान है, उसमें कांग्रेस के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर विधायक जी ने कुछ काम किया है तो वो सार्वजनिक मंच पर आकर बताएं कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि विकास सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है, धरातल पर नहीं है। देखिए, और ये आपको चैलेंज कर रहे हैं। मैं देख रहा था अनिल मान है कांग्रेस के, मतलब हो सकता है अगर टिकट मिल गया तो आमने सामने मुकाबला भी होगा। ये अनिल मान खूब बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि गंगवा साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि नलवा में आ जाएं और एक डिबेट हो जाए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे किसने क्या किया। देखिए, मैं तो हमेशा ही सार्वजनिक रहता हूँ। आप तो रंजन जी मेरे घर पे ही गए हैं। मैं तो सुबह 7 बजे जो है मेरे घर के आगे जो पेड़ है उसके नीचे बैठता हूँ और लोगों के अंदर सार्वजनिक तौर पर बैठता हूँ। गाँव के अंदर भी जाता हूँ, शहर के अंदर भी जाता हूँ।
और कभी भी कोई भी साथी कभी भी मेरा हिसाब किताब जो है मांग सकता है। मेरा हिसाब किताब बड़ा ओपन है। अनिल मान जी या कोई और जो भी कोई भी कांग्रेस के जो कोई साथी कहते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि कैम रोड की हालत पहले क्या थी, किस तरीके से थी और आज क्या है? क्या उनको दिखाई नहीं देता कि मंगाड़ी के अंदर एक बड़ा कॉलेज बनने जा रहा है, अभी शुरू हो गया, बन रहा है, कॉलेज की क्लासें शुरू हो चुकी है? क्या उनको दिखाई नहीं देता कि गंगवा के अंदर पीएमसी स्कूल, नलवा के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल, नहरों की रिमॉडलिंग, गाँव के अंदर जो है किस तरीके से आज कार्य चल रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के कार्य उनको दिखाई नहीं देते? क्या सरकार बहुत लंबे समय तक रही, हाईकोर्ट के अंदर तो कभी वाटर वर्क्स तक भी नहीं बनाया, मैंने इसी कार्यकाल के अंदर वाटर वर्क्स शुरू करने का काम किया है। उन लोगों को ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि केवल और केवल वो विपक्ष की अपनी पहचान बनाने की लोग वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं कोई इस टाइप के बयान दे करके, और उनकी बातों में कोई दम वाली बात नहीं है। जहाँ तक आपने हिसाब की बात कही, कांग्रेस आज हिसाब की बात कर रही है, हम तो अपना हिसाब दे रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है। मैं तो आपके माध्यम से मैं हिसाब जानना चाहता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 10 साल की सरकार रही, उस 10 साल का वो हिसाब देने का काम करे कि किस तरीके से जो वंचित वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार उनके समय में हुए, चाहे वो मिर्जापुर कांड हो, चाहे गोहाना कांड हो, चाहे डाबड़ा कांड हो, चाहे बगाना कांड हो, किस तरीके से लोगों को गांव से पलायन तक करना पड़ गया, वो लोग आज हिसाब की बात कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने जो एससी के लोग थे, बैकवर्ड के लोग थे, जो नौकरियां निकलती थी तो जब रिजल्ट आता था तो एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे 5-7 लेकर के कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, और वो लोग आज हिसाब की बात करते हैं। कितना अन्याय आपने उन लोगों के साथ करने का काम किया जो जनजात स्किल्ड होते हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, उनके पास यहाँ पैसा नहीं है, पॉलिटिकल पावर उन लोगों के पास नहीं है, उनके साथ कितनी जातियां करने का काम किया उसका हिसाब वो देने का काम करें। नहीं ठीक है, उनसे भी पूछेंगे। अमन हमारे अगले सहयोगी हैं जो सवाल करना चाहते हैं। जी विधायक जी, जब आपने संबोधन करना शुरू किया तो उस दौरान आप कहते हुए नजर आए कि आपने पीने के पानी की समुचित व्यवस्था इलाके में की हुई है, लेकिन विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 96 गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है और पैसे पास हुए लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, ऐसा विपक्ष का आरोप है। आपका जवाब चाहूंगा। मुझे विपक्ष की जो जानकारी है या उसका ज्ञान है उस पर हंसी आती है। नंबर 1 तो अगर आप नलवा हल्के की बात करें तो उसके अंदर 54 गांव हैं, 54 पंचायतें हैं, 96 गांव ही नहीं है। दूसरा, आप किसी भी गांव में जाकर के देखिए या आप शहर के अंदर जाकर के देखिए, आज हमने जो वाटर टैंक बनाए हैं, मैंने कहा जैसे आज़ाद नगर के अंदर हमने बनाया है, 10-10.5 करोड़ की लागत आई, लबालब भरा हुआ है, हर जगह पे पानी जा रहा है। आप पटेल नगर के अंदर आप जो सेक्टर 15 का हमारा जो वाटर टैंक है वो बन करके तैयार हो गया, उसके अंदर भी पानी भर रहा है, सप्लाई शुरू हो चुकी है। हरिकोट के अंदर पानी जो है वो वाटर वर्क्स नया बन करके शुरू हो गया है, बूस्टिंग स्टेशन गुंजार के अंदर शुरू हो गया है, पातन के अंदर शुरू हो गया है, आर्य नगर के अंदर हम एक नया और प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। और हमने इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, उनको बताना चाहूँगा कि जो 3 बड़े गाँव हैं उनको हमने महाग्राम योजना के अंदर अभी शामिल करवाने का काम किया है, जिसके अंदर एक गांव गंगवा के अंदर 78 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शुरू हो गया है। उनको कि शहर के साथ लगता हुआ गांव है और उसके अंदर पूरी वो सुविधाएं जो शहर के अंदर होती है, सीवर की, पानी की, वो सारी की सारी मिलेगी। अब वो काम शुरू हो गया है उनका, और उसके अंदर जो साथ लगती हुई कॉलोनियाँ उसको भी लिया गया है। इसी तरीके से आर्यनगर गाँव को भी और कैमरी गाँव जो दोनों बड़े गाँव हैं उनको भी महाग्राम योजना के अंदर उसका पास हो गया है, सीएम कोड उन पे लग गया है और अब उसके अंदर भी काम शुरू अभी हो जाएगा। मतलब ये तो पेपर फाइल में या धरातल फाइल नहीं है, आज टेंडर होकर के कार्य शुरू है 78 करोड़ के। तो धरातल पे काम शुरू हो आप गया। जाकर के देखिए, मेरी बात क्यों मानते हैं? मैं आपको साथ लेकर के चलता हूँ, आप मेरे बिना भी जा सकते हैं। जाकर के आप देखिए कि किस युद्ध स्तर पे आज गांव के अंदर भी, वो तो शहरों की बात करते हैं, गांव के अंदर भी सीवरकार पानी का काम चला हुआ है। ठीक है, अगला सवाल सिद्धार्थ करना चाहते हैं। जी विधायक जी, मेरा आपसे ये सवाल है, विपक्ष का आरोप है नलवा हल्के के 3 दर्जन गांव को पैसा मिला है चौपाल के लिए और पंचायत भवन के लिए, जिसमें से वह पैसा विकास कार्य में नहीं लगा। देखिए, जो नलवा हल्का है उसके अंदर केवल
3 दर्जन में तो 36 ही गाँव होंगे, चमन गाँव है, चमन गाँवों के अंदर हमारा जो पैसा वो गया है। केवल चौपाल का ही नहीं, चौपाल के लिए तो अभी मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने जितनी भी चौपालें बनी हुई है उनके अंदर भी पैसा भेजने का काम किया है। और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी, चंदौली के अंदर हमने ऐसी चौपाल, बहुत बड़ी चौपाल बनाने का काम किया है। इसी तरीके से शाढ़वा के अंदर भी हमने जो है ऐसी चौपाल भी बनाया है, जनरल चौपाल के अंदर भी पैसा दिया है। और ऐसा कौन कौन से गाँव बताऊँ मैं, हर गाँव के अंदर हमने जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ चौपाल बनाने का काम भी किया, नई भी बनाई है, पुराने के अंदर जो पैसा देने का काम फिर जो है हमने ये किया है। अपोजिशन के लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि चौपाल के लिए और पंचायत भवन के लिए जो पैसा आया वो उस रूप से नहीं लगा। उनको नहीं दिखता ना, उनके समय में जो होता था हमने उस चीज़ को ख़त्म करके, क्योंकि जो आप जो घपले और घोटाले जो होते कह थे, रहे हैं पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कह रहे हैं ना, नलवा के भी लोग देख रहे होंगे। जो घपले और घोटाले होते थे उनको रोक करके हमने ट्रांसपेरेंसी से कार्य कराने का काम किया है। उनके समय में जो होते थे वो सबको पता है किस तरीके से बदड़ियों तक के अंदर पैसे लिए जाते थे, नौकरियों के अंदर तो लिए ही जाते थे, और सरेआम एक बाकायदा से बोली लगती थी और रेट तय होते थे। वो पूछ लेंगे उनसे। हाँ, रेट अभी तय तो होते थे अभी तो उनके। सर ये पंचायत और भवन वाला, जो पंचायत भवन और चौपाल जो विपक्ष का आरोप है, ये सही है या सिर्फ आरोप है? बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आरोप 3 दर्जन इनका गांव के बिल्कुल लिए पैसा मिला लेकिन काम केवल शुरू नहीं हुआ। और केवल जो विपक्ष की राजनीति है वो विरोध करने के लिए होती है, उनको तो कुछ ना कुछ बोलना है, उसके लिए है। और बाकी कहीं भी कोई दिक्कत, आम जो लोग हैं जनता के अंदर जाकर पूछेंगे, विपक्ष अगर कोई बात कहते हैं कि इस जगह नहीं लगा, आप मौके पर जाकर के देखेंगे तो आपको सुंदर भवन बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो एक और सज्जन हैं, नलवा के ही निवासी हैं, आपके गुरु भी रहे किसी ज़माने में, ज़रा उनको देखिए, कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। इनके बनते ही जो है सत्ता में ये आगे थे, दूसरी बार जो बने तो, और डिप्टी स्पीकर का पद इनको मिल गया। इससे लोगों के अंदर थोड़ी सी जो है आशा बढ़ी थी कि हाँ शायद नलवा हल्के में कुछ काम होंगे, क्योंकि जो काम मैंने 5 साल में किए थे विधायक रहते हुए 2009 और 14 के अंदर, तो उसके बाद बिल्कुल हल्के के अंदर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो है मुख्यमंत्री जी भी आए कई बार, और कई बार इन्होंने खुद ने भी कई घोषणाएं की, लेकिन अब तक वो घोषणाएं कोई भी लागू नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी बात तो है यहाँ मंगाड़ी के अंदर कॉलेज की घोषणा की गई। आज मंगाड़ी के अंदर कॉलेज चल रहा है, कहाँ चल रहा है? प्राइमरी स्कूल के अंदर। जो 7 साल पहले बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, वो बच्चे अब +2 के बाद कॉलेज के अंदर उसी स्कूल की बिल्डिंग में बैठे हैं। कोई भी हॉस्पिटल की कंडीशन अच्छी नहीं है, खास करके आज़ाद नगर के अंदर। यहाँ मैंने एक हॉस्पिटल बनाया था प्राइवेट बिल्डिंग में किराए के ऊपर, और बाद में बिल्डिंग बढ़ाई जानी थी। धरने पर लोग बैठे हैं काफ़ी टाइम से और मांग कर रहे हैं कि जहाँ ये अधिकारियों के रिहाइश बना रहे हैं, रिहाइश की बजाय जो है ना यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए था। और बार बार इन्होंने घोषणा की है कि हम बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इसी तरीके से यहाँ से जब निकलते हैं बालसमंद रोड से और आगे जो है ना वो जाती है सड़क गंगवा तक और आगे राजगढ़ तक जाती है, इस सड़क के ऊपर भी इन्होंने ये कहा था कि हम 4 लेनिंग करेंगे शहर के पोर्शन में। आज तक कोई 4 लेनिंग नहीं हुई है। स्ट्रीट लाइटें जो है शहर के अंदर जगमगा रही है, लेकिन जब नलवा हल्का शुरू हो जाता है उसके बाद जो है उसके साथ अंधेरा आ जाता है। मैंने बनाया था और उसमें लोगों की मांग थी कि 3 बुर्जी आगे बढ़ाया जाए, और 3 बुर्जी आगे बढ़ाने का बाकायदा जो है नोटिफिकेशन हो गया था और लैंड एक्विजिशन का भी नोटिफिकेशन हो गया था। उसके बाद करना चाहिए था, लेकिन 10 साल हो गए, ना तो इन्होंने कभी कोई सवाल उठाया जब पोजीशन में थे, और ना आज राज में 5 साल से है उस पर कोई काम शुरू किया गया। तो लोग इस बात को अब तक तरस रहे हैं। सारी सड़कें टूटी पड़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट सड़क जो है तो शाम को जाती है हिसार से डाबड़ा होकर, वो सड़क मेरे हलके में से निकलती है, और वहाँ सारी की सारी सड़क वो टूटी पड़ी है, बुरा हाल है उसका, उस पर कोई काम इन्होंने नहीं किया है। जगह जगह जो है नहरें जो टूटी पड़ी है उनकी रिमॉडलिंग होनी थी, माइनर की रिमॉडलिंग द्वारा करनी थी, खाड़ों की करनी थी, कोई काम इन लोगों ने जो नहीं किया। ना ही कोई बिजली से संबंधित है, तारें लटकी पड़ी है, खंभे लोगों के घरों के आगे टूटे पड़े हैं, लेकिन उनका कोई बदलाव नहीं किया गया। तो हर क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सड़कें हो, और चाहे वो पब्लिक हेल्थ का काम हो, और चाहे कोई और डिपार्टमेंट का काम हो, सारे के सारे काम जो है ना लटके पड़े हैं। अब आप कह रहे हैं गंगवा साहब कि आपने नलवा को सिंगापुर बना दिया। अब आपके गुरु हैं संपत सिंह, उसी पार्टी में एक ज़माने में आप लोग साथ हुआ करते थे,
चश्माधारी पार्टी INLD में। अब ये कह रहे हैं, इनकी बात सुनिए तो लगता है कि नलवा तो आज भी नर्क है। नहीं, संपत सिंह जी सीनियर नेता है और मेरे से सीनियर रहे हैं मेरी पार्टी के अंदर भी। गुरु तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीनियर नेता है, ठीक है आपकी बात। और संपत सिंह जी के बारे में मैं क्या कहूँ, अभी आप इनको जो बुजुर्ग नेता है, शायद कुछ दिखाई कम देने लग गया होगा। आप इन्होंने शुरुआत की स्कूल मंगाड़ी से। मंगाड़ी के अंदर 12 एकड़ के अंदर बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है। जब कोई भी बिल्डिंग बनती जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमने वहाँ अगर सरकारी स्कूल के अंदर कॉलेज शुरू कर दिया तो कौन सी गलत बात कर दी। उसकी अब बिल्डिंग ये बन खुद रही कह रहे है। हैं, अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने एक डिस्पेंसरी चलाई प्राइवेट बिल्डिंग किराए पे लेकर के, और हम चला रहे हैं स्कूल के अंदर, और फिर भी इनको दिखाई नहीं देता। 12 एकड़ के अंदर वो कॉलेज शुरू हो गया है वहाँ पे, अभी जल्दी बन के शुरू हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि तोशाम रोड 37 करोड़ रुपए की लागत से आधे से ज़्यादा वो बन गया है। अब तो आप जितना तक आप कैमरा लेकर के जाओगे वो कंप्लीट हुआ मिलेगा आपको थोड़े दिन बाद में, वो बन गया है। इन्होंने गंगवा रोड की बात कही कि 4 लेन की, 4 लेन वो बना हुआ भी है और 29 करोड़ रुपए का उसका टेंडर अभी हो गया है, वो शुरू हो जाएगा। आप जो आपने इन्होंने कही, इन्होंने तो किराए पे ली है। हम 2 एकड़ के अंदर वहाँ अर्बन हेल्थ सेंटर इन्होंने कहा कि किराए पर हमने एक हॉस्पिटल शुरू किया, उसकी अपनी बिल्डिंग बननी थी, छोटी सी डिस्पेंसरी शुरू की थी हाँ। इन्होंने, वो भी किराए पे लेकर के। हम तो छोटी सी डिस्पेंसरी नहीं, 2 एकड़ के अंदर अर्बन हेल्थ सेंटर पूरा बड़ा हम वहाँ जो है वो बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस टाइप की बात वो कर रहे हैं। और जिन लोगों के समय में, इनके समय में मैं पूछना चाहूँगा कि कितने लोग आगे बैठे रहते थे, किस तरीके से बदलियाँ होती थी, और कुछ लोग तो अब भी क्या क्या कह रहे होंगे। आप हल्के में जाके पूछ लेना, मेरे से मत पूछो कि कैसे कैसे इन्होंने उनके साथ धोखा करने का काम किया था। और इसीलिए जो लोगों ने जिस टाइप का कार्य किया उनको सत्ता के हाशिए पे पहुंचाने का काम किया। इसीलिए जनता है, जनता सब देखती है, जनता के साथ जैसा बर्ताव होगा इसीलिए जो है उसी तरीके का वो उनके साथ व्यवहार करने का काम करेंगे। हम तो जनता के अंदर हमेशा रहने का काम किया है, हमने कार्य किया है। हमने बैरिया मॉडल की रिमॉडलिंग कराने का काम किया, ये अपने समय में बताया इन्होंने किया क्या। इन्होंने 3 बुर्जी की बात कही, उसकी 3 बुर्जी बढ़ाने की बात कही। 5 साल तक इनकी सरकार थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने वो ज़मीन एक्वायर भी करवा करके 3 बुर्जी लेकर के ज़मींदारों को पैसे दे करके 25 अगस्त को उसका शिलान्यास करने जाऊंगा। आपको भी आमंत्रण देता हूँ, आप आइए और उसको शुरुआत करने का जाऊंगा। इन्होंने तो केवल और केवल लोगों की डिमांड थी, मैंने विधानसभा में उठा दी। धरातल पे आपने क्या किया प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। लोगों की डिमांड थी कि OP जिंदल माइनर को आगे बढ़ाया जाए, इन्होंने नहीं बढ़ा पाए। तो केवल और केवल इसलिए ये इस टाइप की बात करते हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अपने समय में इन्होंने कुछ किया नहीं, और इसलिए अब हमने जो किया है वो इनको दिखाई नहीं देता। ठीक है, अगला सवाल आदर्श करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। जी सर, विपक्ष का कहना है कि हल्के में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सका हो, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने नौकरी की बात की कि उस वक्त नौकरी मिलती थी, ये मिलती थी, वो मिलती थी, वो आपके रिजिम के भी लोग पूछ रहे हैं और आपकी सरकार है। विपक्ष लगातार कहता है कि 2 लाख 2.5 लाख पद जो हैं रिक्त पड़े हुए हैं, और रिक्त भी सैंक्शन पोस्ट है। सैंक्शन का मतलब होता है उसका बजटरी एलोकेशन भी है, लेकिन आप वो भर्ती कर नहीं पा रहे हैं। देखिए 10 सालों के अंदर 1,41,000 लोगों को हमने नौकरियां देने का बावजूद उसके 2-2.5 लाख पद खाली हैं। नहीं, मैं बताता हूं आपको। और उसके बाद भी मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, और पहले मनोहर लाल जी जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी कर रहे हैं। और जो इनके समय में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बच्चे लगते थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको हमने HKRN से करके उनके साथ भी जो शोषण होता था उसको हमने दूर करने का काम किया। को भी लेकर के बहुत सवाल उठाता है विपक्ष। नहीं, विपक्ष सवाल उठाए, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके अंदर रिजर्वेशन भी लागू कर दी है। और वो क्योंकि उसके अंदर कई मापदंड थे, उसके अंदर रिजर्वेशन वाले इसलिए आते थे, और वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हमने करने का काम किया। और आज जो कल ही घोषणा माननीय सीएम साहब ने कर दी, उनको जॉब सिक्योरिटी देने का भी काम किया है
कि उनके 58 साल तक उनको हटाया नहीं जाएगा, हर साल उनके वेतन के अंदर भी वृद्धि होगी। ये तमाम चीज़ें लागू करने का काम हमने हमारी सरकार के टाइम में किया है। उन्होंने उस अपने समय में क्या किया, अपने समय के अंदर तो लोगों से पैसे लेने का काम किया। चाहे सिपाही लगना है तो 8 लाख रुपए दे दो, पटवारी लगना है तो 10 लाख रुपए दे दो, हर चीज़ के रेट फिक्स थे, सबको पता है। और बदलियों के अंदर भी खूब पैसे लिए जाते थे। इस टाइप के माहौल इन्होंने क्रिएट करने का काम किया हुआ था। हमने जो बच्चे जो लगे हैं, चाहे हमारे हल्के के अंदर लगे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे हैं, उनको जो एचकेआरएन में लगे हैं उनको भी जॉब सिक्योरिटी दी है, और जो लगे हैं वो ट्रांसपेरेंसी से लगे हैं। एक एक गांव का मैं नाम बता सकता हूं, उसके अंदर बिल्कुल गरीब बच्चे जिसको कोई शायद सरपंच भी ठीक तरीके से ना जानता हो, वो भी आज जॉब के अंदर लगे हैं। 130 बच्चे तो कैमरी गांव है मेरे एक ही गांव के अंदर जो है बच्चे सरकारी सेवाओं के अंदर लगे हैं, पक्की नौकरी के अंदर। एक भी किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, कहीं गए नहीं। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में मैंने कहा, जैसे जो खासकर जो ओबीसी के लोग थे, जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग थे, उनके साथ जातियाँ होती थी कि इनके पास क्योंकि पैसा नहीं होता था, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती थी, इसलिए पद ही खाली छोड़ दिए जाते थे। मेरे हल्के के अंदर आर्य नगर गाँव है, बड़ा गाँव है, 2 सगे भाई जो बैकवर्ड क्लास के थे, जो BCA से आते हैं, जो HCS मेन के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। मेरे गांव का लड़का भी एक जो HCS के अंदर है वो लाइड में आया, DFSC लगा है। तो यानी हर नौकरी के अंदर नीचे से लेकर के और HCS तक हमारे जो बच्चे लगे हैं और अपनी मेहनत के ऊपर लगे हैं, ट्रांसपेरेंसी से लगे हैं, और आज वो अपने जॉब कर रहे हैं। इसके पहले कि हम गंगवा साहब के पास जाएं, गंगवा साहब एक और सज्जन है ना, हमने चुन चुन करके जो आपसे बेइंतहा इश्क कर रहे हो, घर में ही सिर्फ मोहब्बत नहीं होती है, घर से ज़्यादा मोहब्बत अड़ोस पड़ोस में होती है सर। तो एक मनोज राठी हैं, पहले RTI एक्टिविस्ट थे, फिर आम आदमी पार्टी में गए, आजकल कांग्रेस में चले गए। ज़रा वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, देखिए। देखो, 5 साल में रणवीर गंगवा ने ऐसा कुछ नहीं करा जिसको गिनाया जाए। 5 साल में रणवीर गंगवा ने भ्रष्टाचार करा। आप हिसार की तहसील में जाके देख लो, बिना 1 रुपये रजिस्ट्री नहीं होती, करप्शन चरम सीमा पे रहा। और नलवा विधानसभा में तो एक भी काम रणवीर गंगवा ने गिनाने योग्य नहीं करे। सबसे बड़ा काम रणवीर गंगवा ने एक करा कि प्रदेश को भी लूटा और अपना हल्के को भी लूटा। रणवीर गंगवा से सवाल हम पूछते हैं कि कोई एक काम आप गिनाओ जो आपने करवाया हो नलवा हल्का के लिए। ये तो कह रहे हैं कि एकदम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार के दलदल में हिसार नलवा सब डूबा हुआ है। अब पता नहीं आप किस किस से सवाल पूछ लेते हो, इस तीन की बातों का क्या तो मैं जवाब दूँ। ना तो मेरे कोई हल्के का है, मैंने तो कभी देखा नहीं, कोई हल्के का कहाँ का है क्या है मुझे तो पता नहीं। अब ये कोई भी आदमी आकर के कोई भी कुछ भी बोल दे, नागरिक है सर, नागरिक है, लोकतंत्र तो है, लोक और तंत्र। हाँ, नहीं लोकतंत्र है, मान ली बात है, लेकिन कोई बात किसी कोई सिर पैर की बात तो पूछे भी किस बात की कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी से हमने कार्य किया, रजिस्ट्रेशन की बात इन्होंने करी है। चाहे अगर नलवा हल्के की बात करें तो मैंने जैसे कहा, जाकर के देखे कि किस तरीके से हमने गाँवों के अंदर भी शहर के अंदर भी विकास कराने का काम किया है। किसी को ना दिखाई दे तो कोई डॉक्टर के पास जाए, अपना चश्मा बनवाए, उससे देखे। तो चश्मा तो छोड़ा है आप? नहीं, वो तो छोड़ा है, वो तो बात ठीक है, कोई डॉक्टर वाला चश्मा के पास जाए। एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह भी किसी चुनाव में चश्मे की बात करके आए थे कि चश्मा से नजदीक का दूर का सब दिखाई पड़ जाता है जी। तो आजकल चश्मा ठीक है पुराने घर में क्या? नहीं, पुराना घर ठीक था जब तक वो ठीक ठाक थे, लेकिन जब घर के अंदर ही आपस में फूट पड़ जाती है तो फिर उसका नुकसान होता है और वो उन्होंने भुगता है। समाचार संपादक हैं वरुण, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। गंगवा साहब, लोकसभा चुनाव हुआ और 15 साल बाद वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, बीजेपी हार गई। हिसार लोकसभा सीट बीजेपी हार गई, नलवा हल्का, कांग्रेस को अच्छे वोट मिल गए आपके गांव में। तो आशंका के बादल तो मंडरा रहे होंगे कि अब आने वाले चुनाव में क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अगर देश में कोई चुनाव होता है तो वो हरियाणा का चुनाव होता है और संकेत अच्छे नहीं मिले हैं। देखिए, अगर जहाँ तक ये बात ठीक है कि 15 साल बाद में कांग्रेस वहाँ जीती है, और जीतने के कई कारण हो जाते हैं, कई कारण रहे उसमें भी, और उसमें जो जहाँ तक आपने गांव की बात कही
तो गांव से तो 1650 वोटों से हम जीते हैं। अच्छे वोट ले गई कांग्रेस। हमारे गांव में 1650 वोटों से हम जीते हैं। और अगर हल्के की बात कहें तो हल्के के अंदर भी हमने 53,000 वोट लिए हैं। और ये बात ठीक है कि ये जो चुनाव था ये बीजेपी वर्सेस अदर्स इस टाइप से था और हम 2200-2300 वोटों से हम हार गए इसमें। लेकिन अब इसमें ये देखिए कि जिस तरीके से ये नलवा साहब की मतलब नलवा में रणवीर गंगवा साहब की कमजोरी थी या उनके पार्टी के कैंडिडेट की कमजोरी थी? अगर कठिन सवाल हो तो पास भी कह सकते हैं। देखिए मैंने जैसे कमजोर कौन था, नलवा में रणवीर गंगवा या बीजेपी के कैंडिडेट रंजीत चौटाला? देखिए मैंने जैसे कहा कि हमने देखिए नलवा का अगर प्रतिनिधित्व एक एमएलए के तौर पे मैं कर रहा हूँ और एक एमएलए के तौर पे जो मैं कर सकता था वो मैंने किया और उसका परिणाम है कि 53,000 वोट भी हमने लिए हैं। अभी क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट थे वो तो सिरसा से आए थे, वो तो अब कोई यहाँ के कैंडिडेट तो थे विदेशी थे। नहीं, विदेशी नहीं थे। विदेशी नहीं थे, हिसार से वो आते भी रहते हैं और मंत्री है हमारे। ओ हिसार तो मैं भी जाता रहता हूँ। मंत्री भी हैं हमारे, समय समय के ऊपर रेस्ट हाउस के अंदर मीटिंग भी लेते रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने यहाँ से जो चुनाव उन्होंने रानिया से लड़ा था, रानिया से एमएलए है। और जहाँ तक हमने कहा कि एक जो मेन बात थी इसके अंदर, वो जो कांग्रेस के लोगों ने विशेषकर राहुल गांधी जी ने जो संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के और ये कहा कि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 किस लिए चाहिए बीजेपी को। तो उन्होंने एक ही बात कही कि तो संविधान बदल देंगे। उसमें कहीं न कहीं लोग भ्रम में आए, जो भ्रमजाल उन्होंने फैलाने का काम किया था उसमें आए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि नलवा की जहाँ तक बात है, 2019 के अंदर भी जब एक तरफा माहौल था बिल्कुल, उस टाइम हमारे 59,000 वोट आए थे और आज हमारे 53,000 वोट आए। 6,000 वोट का फर्क पड़ा। उस टाइम 33,000 से हम जीते थे। अब क्योंकि बीजेपी वर्सेस अदर्स था इसलिए वो हमारे अगेंस्ट इकट्ठे वोट पड़े, इसलिए हम यहाँ से 2300 या 2400 से कुछ हारे हैं। हम इससे 2400 से हारे हैं हम। तो इसलिए हम यहाँ से हारे हैं। और वो हार का कारण जो है, जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया, वो भी एक कारण जो है वो रहा है। हम लोगों के अंदर जा रहे हैं। कारण पे बात कर लेंगे, तब तक एक तिशा है वो सवाल करना चाहती हैं। कारण मैं भी आपको कुछ बताता हूँ। जी सर, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, एक पार्टी इस पर दूसरी पार्टी उस पर। लेकिन जब आवाज अपनी पार्टी में से आने लगे तो मुझे लगता है थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, हिसार से आपके बीजेपी के प्रत्याशी रंजीत चौटाला वो हार गए। अब उन्होंने कई कारण गिनवा दिए, हार के पॉजिटिव वे में कई कारण गिनवाए। एक कारण उन्होंने ये बताया कि आपके हलके से बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहा, इसीलिए भी हार गए। इस बयान से रंजीत चौटाला के आप कितना ताल्लुक रखते हैं? देखिए, अब उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से कहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो अब तक हमारे हलके की बात कही वो मैंने पहले ही बता दी है कि 53,000 वोट हमारे आए हैं। और अब उन्होंने कभी यहाँ से तो कोई ना तो चुनाव लड़ा, ना कोई वो कभी हल्के के अंदर। ये क्यों नहीं कहते हैं गंगवा साहब, आप तो दमदार आदमी हैं, दमदार भी हैं, दिलदार भी हैं। नीम का पत्ता, करेले का जूस का तो आप पे कोई असर होता नहीं है। तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि कैंडिडेट ही गड़बड़ दे दिया पार्टी ने, तो अब हम उसमें कितना जोर लगा लें? नहीं, कैंडिडेट किसको देना है, क्या देना है, वो तो पार्टी का पार्टी तो ये पार्टी का काम तो है। ये दम लगा के कहिए ना कि मतलब कैंडिडेट ही गड़बड़ आ गया, कमजोर आ मैं गया, ये तो नहीं कहता हम कि कितना दम लगाएं। नहीं, मैं ये नहीं कहता कमजोर कैंडिडेट के लिए देना तो रणवीर गंगवा को क्यों कमजोर कर रहे हैं, ये कहिए। कैंडिडेट देना, उसको तय करना, तो वो तो पार्टी हाईकमांड का काम है, उन्होंने दिया और हमने सब ने मिलकर के पूरा अपनी तरफ से प्रयास किया। और मतलब कमजोर कैंडिडेट को जितना उठा सकते थे रणवीर गंगवा ने उठाया। जो भी कैंडिडेट हमारे थे हमने पूरा 7 को 17 कर सकते हैं, 7 को 70 कैसे कर देंगे? हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और हर एक कार्यकर्ता ने किया। कोई रणवीर गंगवा अकेले ने नहीं, बल्कि हमारे एक एक कार्यकर्ता ने पूरा जोर लगा करके इस चुनाव के अंदर अपनी पूरी मेहनत की। और उसके मेहनत का परिणाम ही है कि कांग्रेस के इतने भ्रमजाल फैलाने के बावजूद हम इतने वोट लेने में जो है वो सक्षम रहे हैं। चलिए ठीक है, ये मतलब सवाल जो है ना थोड़ा सा धर्म संकट वाला भी है। आगे बढ़ जाते हैं, आपको उस धर्म संकट से मुक्ति देते हैं। जागृति सवाल करना चाहती हैं। सर, अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है,
लेकिन आपकी पार्टी में भी सब कुछ बाग बाग जैसा तो नहीं दिखाई देता। हाल ही में अभी जुलाई के महीने में एक दक्ष प्रजापति सम्मेलन हुआ और उसमें आरोप लगे कि आपने वो पूरा कार्यक्रम हाईजैक कर लिया, लेकिन आरोप लगाने वाले आप ही की पार्टी के हैं। महंत दर्शन गिरी जी जिला पार्षद हैं, उनका आरोप है कि आप अपने ही समाज के और नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, सारे इकट्ठे होकर के कार्य करते हैं। और जो आपने बात कही महंत जी की, वो ठीक है कि जब सीएम साहब का प्रोग्राम होता है तो एक प्रोटोकॉल होता है, टाइम से कोई नाम दिखाने होते हैं। अगर वो कोई नाम नहीं लिखा पाया होगा, इसलिए वो ऊपर बैठने के लिए उसका था, और जब पता लगा तो उनको ऊपर बिठा भी दिया गया था। कई बार भावुक होकर के एक दो बात कोई कह देता है, और ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी की या आगे ना बढ़ने देना या बढ़ने देना इस टाइप की नहीं है। आदमी अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ता है और हर किसी को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। अच्छा, ये गुटबाजी सुटबाजी सब दूसरे के घर में आप लोगों को दिखाई पड़ता है, वो कांग्रेस वालों को बीजेपी में दिखाई पड़ता है, बीजेपी वालों को कांग्रेस में दिखाई पड़ता है, अपने घर में ताक झाक नहीं करते हैं आप लोग? कांग्रेस तो केवल पिता पुत्र की पार्टी है। हाँ। रंजन जी, वो इसीलिए उनके बड़े बड़े नेता उनको आज छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, अपने घर वाला दिखाई नहीं पड़ता है? नहीं, हमारे घर में तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। रणदीप पनिहार को जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं जानता। 22 मेरे सामने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस से लड़े होंगे जब कुलदीप बिश्नोई के खासम खास लेफ्ट राइट हैंड है ना, हजकार, मतलब वो कांग्रेस मत बोलिए ना, वो कुलदीप बिश्नोई पार्टी बोलिए। 22 जुलाई सुबह 8:22 पर उनका एक फेसबुक पोस्ट आया है ना, फेसबुक पे टाइमलाइन पे मैं देख रहा था। अक्टूबर में होने वाले नलवा चुनाव के लिए सभी साथी तैयार रहें, आपका सहयोग अपेक्षित है। 22 जुलाई सुबह 8:22 पे ये पोस्ट आया। उसके बाद रात में 7:43 पर एक फेसबुक पे ही टाइमलाइन पे एक और पोस्ट आया। रणदीप पनिहार अपने फार्म हाउस पे प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं आपका, इसके आगे तो आपको बोलना है। अभी आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। हाँ। और चुनाव लड़ने की इच्छा हर किसी की होती है। आपको याद है ना, लोकसभा चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले उनके यहाँ एक चाय पार्टी हुई थी, हुई थी, फोटो आया था बकायदा। हाँ, हुई थी ना, सब परिवार पारिवारिक चाय पार्टी थी। हाँ, हुई थी ना। ठीक है, उसके बाद ये रणदीप पनिहार के 2 फेसबुक पोस्ट में आपको बता रहा हूँ। जी नहीं, मैं कहता हूँ कि चुनाव लड़ने की इच्छा हर किसी की होती है। और जहाँ तक पोस्ट की बात है, तो पोस्ट में तो उन्होंने अगर लिखा है सहयोग के लिए, तो एक इच्छा होती है। कह रहे हैं कि अक्टूबर में होने वाले 22 जुलाई सुबह 8:22 पर रणदीप पनिहार के फेसबुक के टाइमलाइन पे चेक कीजिए। अक्टूबर में होने वाले नलवा विधानसभा चुनाव के लिए सभी साथी तैयार हैं। आपको भी कह रहे हैं कि आप भी तैयार रहिए, तैयार है ना, आपका सहयोग अपेक्षित है। हाँ, तो तैयार हैं तो सारे इकट्ठे होकर लड़ते हैं चुनाव। तो हाँ, जब वो अब पहले कांग्रेस में थे, हाँ, कुलदीप बिश्नोई जी ने बीजेपी ज्वाइन की, उनके साथ बीजेपी में आ गए। हाँ, तो बीजेपी में आ गए तो सहयोग करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। मतलब सबका सहयोग मांग रहे हैं। ठीक है, वरुण अगला सवाल करना चाह रहे हैं। आप इंडियन नेशनल लोकदल से में थे और राज्यसभा सांसद बने। हरियाणा में राज्यसभा सांसद बनने के पीछे लंबी लंबी कहानियां हैं, मतलब अचीवमेंट माना जाता है राज्यसभा सांसद बन जाना। फिर विधायक बने तो आप सही मौसम भांप गए और बीजेपी में आ गए। इस बार का मौसम भांप पा रहे हैं आपकी कुछ गड़बड़ है? नहीं, देखिए, मतलब चश्मा उतार दिया आपने, फिर भी आपकी आंखें तो 6x6 है, नजदीक वाला भी दिखाई पड़ता ही और दूर वाला तो सुना है आपको कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है। नहीं, मैं बताऊं आपको रंजन जी कि कोई मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी छोड़ी तो कोई मौसम देख करके या उससे नहीं। देखिए, जब कोई भी पार्टी, देखो रीजनल जो पार्टियां होती है वो स्वाभाविक है, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे कोई सी रीजनल पार्टी आप देख लीजिए। और जो उस परिवार के अंदर ही फूट पड़ जाए और सबके साथ संबंध ठीक हो, मेरे संबंध, मैं आज भी कहता हूँ मेरे संबंध सबसे ठीक थे, किसी से कोई गलत नहीं थे, तो उसके बाद में एक तरफ जाना, एक पार्टी बनना होता है। हम हर कोई आदमी जो पॉलिटिकल तौर से जुड़ा होता है, वो हम उनके कोई पारिवारिक
पारिवारिक सदस्य नहीं थे, पॉलिटिकल तौर आप पे। कह रहे हैं संबंध ठीक थे, मुझे तो लगता है जैसे ही आप आसन पे बैठते हैं आपको देखकर अभय चौटाला एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को हमने राज्यसभा भेजा था। जैसे आप आसन पर होते हैं उनकी एकदम टोन ही चेंज होती है बात करने की स्पीकर से। नहीं नहीं, ऐसा स्पीकर साहब से होती होगी, मेरे से तो कभी ऐसा नहीं हुआ उनका। और जैसे मैंने कहा कि हम जो है, दो चीज़ें होती है, एक है राजनीतिक पार्टी सबकी होती है और जो जो उसमें कार्य करता है। एक होती है अपनी पारिवारिक तो ठीक है कि जो उनके पारिवारिक प्रॉपर्टी है वो तो उनके वारिस तो वो हैं, लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी उन्होंने तोड़ करके जो जितने भी कार्य कर रहे थे, वर्कर कर रहे थे, उनके साथ भी बेचारों के साथ बड़ी भारी दिक्कत परेशानी हुई है। वो दिक्कत परेशानी हमारे साथ भी हुई, इसलिए हमने वो छोड़ दी। और हमने कोई इंडियन नेशनल लोकल पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी कि वो कमजोर हो गई थी, अच्छा, मान लीजिए या उसको वो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। मान लीजिए कि INLD और JJP एक हो जाए, एक पार्टी हो जाए पुरानी जैसे, तो फिर वापस जाएंगे क्या? अब मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई हालात है, क्योंकि अब अगर हो गए तो इस नहीं, अब क्यों जाऊंगा, अब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं सदस्य हूँ, उसके अंदर रहूंगा। अच्छा, और उसके अंदर हम कार्य कर रहा हूं। पार्टी टूट गई थी तो आप फिर बहुत दुखी हो गए? टूट गई थी जिसके लिए अगर मान लीजिए जुड़ जाए, वापस जुड़ जाए फिर? नहीं, अब कोई मतलब नहीं है और ना ही कुछ ऐसे होने वाला। अब यही सब मामला चकाचक है, बिल्कुल चकाचक है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, उनके नेतृत्व के अंदर हमें कार्य करने का मौका हमें मिला, हमारे लिए ये बड़े गौरव की बात है। अच्छा, आप ओबीसी इतना करते रहते हैं, तो हमने कहा कि एक ओबीसी मित्र से भी आपकी मुलाकात करा दूं। ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष हैं नलवा में, सुभाष वर्मा, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। कि उनका 10 साल का कार्यकाल हो चुका है, 5 साल वो इनेलो के विधायक रहे और 10 साल हो गए उनके कार्यकाल को। जो वर्तमान सरकार है 5 साल वो अब डिप्टी स्पीकर है, बीजेपी के विधायक है, जो उनका मुख्यमंत्री सरकार में है और वो सरकार सेंटर में भी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल का मुद्दा है एक हमारे यहाँ स्थायी मुद्दा, जो आज़ाद नगर का, कम से कम यहाँ 40 से 50 हज़ार की आबादी के लोग हैं और जिसमें 18 से 17 हज़ार वोट बैंक है, और वो लोग आज हॉस्पिटल की जैसी सेवाओं से वंचित हैं, चाहे वो डिवाइडर की समस्याएं हैं, चाहे वो रोड की विकास की बात हो। इन 10 सालों के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो विकास के नाम पर, सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं हुआ है। आज उस हॉस्पिटल को लेके कितना, आज कम से कम 1.5 साल के आसपास हो गया धरना लगे हुए, लोग आज धरने पे बैठे हैं और ये बात करती है, आम जन की बात करते हैं लोग, विकास की बात करते हैं, तो विकास कहाँ पे? सिर्फ देखिए, जहाँ तक धरने की बात कही, धरना तो आपको पता है चुनावी मौसम है और चुनाव के टाइम पे ये कह रहे हैं 1.5 साल से, क्या ये सही है? 1.5 साल से नहीं है, हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले लगे थे। पहले आपको पता है कि अलग अलग पार्टियों के लोग वो करने का काम करते हैं, इस टाइप दिखाते हैं। लेकिन जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, मैंने अभी कहा, जैसे सीएम साहब ने उसकी घोषणा कर दी है और एक अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल हम वहाँ बनाने जा रहे हैं। मतलब अभी घोषणा स्तर पर है या बजटरी एलोकेशन हो गया? सीएम कोड लगा, सीएम कोड लगने के बाद स्पीड अप काम हो जाता है। होता क्या है कि कई बार मुख्यमंत्री घोषणा कर भी देते हैं, आप देख लीजिए ना मनोहर लाल जी के भी समय का, उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है, जी ये संभव नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो घोषणा पे भी, जैसे चुनाव के पहले जो है ना, एक पत्थर गाड़ अभियान चलता है, यहाँ भी पत्थर गाड़ दो, वहाँ भी पत्थर गाड़ दो, वहाँ भी पत्थर गाड़ दो, बाद में उस सब पत्थर को इकट्ठा करके आप 10-20 किलोमीटर की सड़क भी बना सकते हैं। ये वैसी वाली घोषणा या धरातल पर है? देखिए, मैं कभी भी ऐसी घोषणा नहीं करता। जो लोग इस टाइप की काम कांग्रेस के लोग तो कर सकते हैं, उनके समय में एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि आज़ाद नगर की जो एक रोड है, जो अपना जो स्कूल भी है वहाँ बूथ भी बनते हैं और कम्युनिटी सेंटर को भी आगे जाती है, वो जो है वो भीड़ी थी, चौड़ाई कम थी उसकी, और उसके लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। हमने उसको दूसरे डिपार्टमेंट से निगम के नाम करवा करके उसको चौड़ा करके उसको बना भी दिया है। वो लोगों को दिखाई नहीं देता। उन वहाँ के जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, उनको बेचारों को पता है। वो सारे के सारे आज ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमारा बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत पुरानी मांग थी, उसको पूरा कर दिया। इसी तरीके से हमने फिजिबिलिटी चेक करवा करके उसके बाद में घोषणा करवाने का काम किया है। पहले फिजिबिलिटी चेक करवाई है, क्योंकि मनोहर लाल जी बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी थे। बावजूद उसके मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है,
बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की बहुत सारे कारणों से आलोचना हो सकती है, नोबडी इज परफेक्ट। वो बड़ा पर्टिकुलर रहते थे समय का और इसका और उसका। उनकी भी बहुत सारी घोषणाएं जो है फिजिबिलिटी चेक जो चेक होता था, जो एक प्रावधान है उसमें वो फेल हो जाता था और बहुत सारी घोषणाएं ऐसे ही रह गई। हमारी घोषणाएं कोई भी आप ऐसी नहीं कर सकते, कोई वैसे ही रह गई हो। हमने जो काम जो किया पूरी किया। और जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी जो घोषणाएं की है वो कई बारी कोई स्थानीय स्तर पे कोई डिस्प्यूट पड़ जाए, कोई और है, वो तो हो सकता है। अदरवाइज जो भी उन्होंने घोषणा की है मनोहर लाल जी ने, उसको भी पूरा करने का काम जो है वो किया है। कोई घोषणा नहीं है। तीशा एक अगला सवाल करना चाहती हैं। तीशा। विधायक जी, अब मेरा सवाल टिकट को लेकर है। नलवा में कांग्रेस की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। नलवा में ही कांग्रेस के कई लोग टाल ठोक रहे हैं टिकट की दावेदारी को लेकर, कई लोग पनप रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस में नलवा के लिए टिकट दावेदारी को लेकर लड़ाई चल रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी तीसरी बार यहाँ से आपको मौका देगी, इसका कितना स्कोप देख पा रहे हैं आप? देखिए, टिकट की चिंता मैंने और रणदीप पनिहार और उस तरह के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, देखिए मैंने कभी भी टिकट की चिंता नहीं की, ना ही मैंने जाकर के कभी टिकट मांगी। चाहे मैं पहले जैसे आपने कहा कि लोकदल पार्टी के अंदर था तो भी, और ना ही मैंने यहाँ कभी मांगी। टिकट मुझे घर बैठे मिली है। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं टिकट कोई मांगने नहीं जाता। टिकट देना, टिकट का तय करना, ये एक सिस्टम है पार्टी का, उनको तय करना है। जिसको टिकट मिल जाती है फिर हम सब लग करके उनको जिताने का काम करते हैं। और जहाँ तक बात है, मैं आपको 100% जैसे रंजीत चौटाला कह रहे हैं कि सब लोग मिल करके उनको जिताया। देखिए, रणजीत सिंह जी का मैंने कहा कई बार कोई कारण रह जाते हैं, उस कारण से हम हार गए। हम नलवा की बात करें तो हम थोड़े से वोटों से हारे और हमने हार के कारण आपको बता दिए। ठीक है, उस पे हम काम कर रहे हैं। एक सवाल, कुलदीप बिश्नोई घूमते घमाते है ना, हज का, फिर कांग्रेस, फिर आप आ गए बीजेपी में। अब कुलदीप बिश्नोई की अगर आप हिस्ट्री देखें तो आदमपुर, नलवा और हांसी, ये लगता है कि ये तो कुलदीप बिश्नोई की मतलब एकदम मतलब उसको क्या कहे, अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूं तो गलत हो जाएगा, मतलब एकदम उनका एकाधिकार है ना, सॉफ्ट स्पोकन भाषा में उनका एकाधिकार है। अब नलवा से आप आते हैं, कुलदीप बिश्नोई आ गए, रणदीप पनिहार पहले भी लड़ते रहे हैं वहाँ से और कुलदीप बिश्नोई उनको टिकट दिलाते रहे। तो कुलदीप बिश्नोई इस चुनाव में भी बीजेपी में जितना वो दिल्ली घूम रहे हैं तो 2, 4, 5 सीटें तो मांगेंगे ही मांगेंगे, और उसमें एक नलवा भी आ जाएगा। ये आपके लिए मतलब रात में सोते हैं तो दवा लेनी पड़ती है, स्लीपिंग पिल्स, या ऐसे ही आ जाती है? नहीं, मैंने कहा रंजन जी, मैं कभी इस बात की चिंता नहीं करता। हाँ। और जहां तक आपने नलवा की बात की, एकाधिकार की भी बात मतलब मैं नहीं कहता, कुलदीप बिश्नोई कहते हैं ये। जब से नलवा बना है तब से 3 चुनाव हुए हैं, और नलवा का वो एकाधिकार या उस पर कोशिश वो इसलिए करते हैं क्योंकि नलवा जो कंस्टिट्यूंसी नई बनी थी परिषद के बाद में, इसमें चम्बन गांव है, 33 गांव पुराने आदमपुर हल्के के हैं, 19 गांव बुआनीखेड़ा हल्के के हैं, और एक गांव गिराए का, एक गंगवा जो है वो इसका हिसार का है। इस तरीके से हिसार का आउटर एरिया शहरी वाला भी पड़ जाता है, वो शहरी एरिया ही पड़ता है, वो तो हिसार का पार्ट हो गया। मैं ये कहता हूँ वहां से 3 चुनाव हुए हैं। पहले कुलदीप बिश्नोई जी की जब पार्टी से श्रीमती जसवंत देवी, उनकी माताजी ने चुनाव लड़ा था, संपत सिंह जी ने, मैंने चुनाव लड़ा था, लोकदल से मैंने लड़ा था, और वो चुनाव भी जसमा जी हार गई थी, संपत सिंह जी जीत गए थे। दूसरा चुनाव फिर उन्होंने अपने भाई चंद्रमोहन जी को लड़वाया था, जो डिप्टी सीएम जिनकी बात आपने कही, और वो चुनाव हार गए, मैं वहां से जीता। संपत सिंह बड़ी मुश्किल से जमानत बचा पाए थे। हाँ, ठीक है। तीसरी बार उन्होंने अपने घर से नहीं उतारा, और फिर रणदीप पनिहार को उतारा। रणदीप पनिहार को भी आप उनके घर का ही मानिए, वो हाँ उनका घर का, वो भी हार गए। तो लगातार 3 चुनाव वो हारे हैं। अब कितना अधिकार मानते हैं, किसका मानते हैं, मैं इस बात पे कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो आप तय करिए। और तो मतलब आपने कुलदीप बिश्नोई की हैसियत बता दी नलवा में? नहीं, मैं हैसियत की बात नहीं कर सकता, वो बड़े नेता हैं और मैं तो एक साधारण परिवार से हूं, मैं उनकी हैसियत बताने वाला कौन हूं जी? अरे राजनीतिक हैसियत नलवा में मैंने बता दिया, रिकॉर्ड बताया मैंने आपको, जो वोट मिलता है वही हैसियत है। वो मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्ड बता दिया वो मैंने आपको बता दिया।
कि किस तरीके से नलवा की जो स्थिति है। हाँ, तब फिर वो उसको एक अधिकार वाले क्षेत्र में क्यों मानते हैं उसको? अधिकार क्षेत्र कौन कहाँ मानता अपने है, मन से जो मान क्या ले। मानता है वो तो माने। हाँ। लेकिन मैंने तो कहा, मैं तो 2 तो जिला परिषद के चुनाव लड़े, वो मैंने वहीं से लड़े, उन्हीं गांव से। हाँ। लगातार दूसरी बार एमएलए वहां से जीता हूँ। हाँ। और उनके लगातार जो है वो हारे हैं। कुलदीप बिश्नोई लगातार वहां पे हारते आपके रहे। सामने है, पहले उनकी माता जी लड़ी थी, जसमा जी लड़े थे, फिर चंद्रमोहन जी लड़े थे। हाँ। और पिछला चुनाव रणधीर पनियार जी लड़े थे। लगातार 3 चुनाव हारे हैं। लगातार 3 के 3 हार गए। तो इस बार आपको क्या लगता है, नलवा में मुकाबला अगर पार्टी ने आपको टिकट दे दिया तो फिर क्या रहेगा? देखिए, नलवा से हम कांग्रेस अच्छे से वोटों आप- से जीतेंगे। कांग्रेस से अगर मैं संपत सिंह मैं आए मैं ये नहीं कहता या कि कोई कोई और नजदीकी आया। मुकाबला भी नहीं रहेगा। हाँ। अच्छे वोटों से जीतेंगे। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो चुनाव था, इस चुनाव में सारे के सारे जो कांग्रेसी इकट्ठे होकर के लगे थे, कांग्रेसी नहीं बल्कि अदर्स पार्टी भी जो है वो इकट्ठी होकर के एक जगह वोट पड़ गया था। अदरवाइज जितने वोट हमारे आए हैं, इन वोटों में भी हम 10-15 हज़ार वोटों से जीतते हैं। कभी भी कांग्रेस पार्टी वहां से 37-38 हज़ार से क्रॉस नहीं की, अब भी नहीं करेगी। चलिए, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और ये भी बताने के लिए कि कुलदीप बिश्नोई का इतिहास नलवा में क्या रहा है। रणदीप पनिहार अगर ये देख रहे हो या कुलदीप बिश्नोई देख रहे हो तो एक बार वो भी अवलोकन कर लेंगे। एकाधिकार बोले ना, वो थोड़ा सॉफ्ट भी है, ठीक भी है। तो एकाधिकार के पहले इतिहास गंगवा साहब ने बता दिया है कि सब लोगों को इतिहास देख लेना चाहिए। इतिहास बड़ा आवश्यक होता है सर, भविष्य की रणनीति, भविष्य को तय करने के लिए। तो गंगवा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे रणवीर गंगवा, जो डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा में और नलवा से एमएलए हैं, बीजेपी से आते हैं। और नलवा को लेकर के बड़ा उठापटक चल रहा है। तो जाते जाते नलवा साहब हैं तो बड़े होशियार आदमी, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को बता दिया कि देखिए, नलवा को बने हुए विधानसभा को बने हुए 3 चुनाव हुए बनने के बाद, और तीनों की हिस्ट्री बता दी। बाद बाकी आप समझिए, कुलदीप बिश्नोई समझे, बीजेपी समझे और नलवा साहब समझे। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ इतिहास और भविष्य बता देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल होंगे एक और नेता। यही सवाल जो आप पूछना चाहते हैं वो हम उनसे पूछेंगे। और वक्त चुनाव का है, मौसम चुनाव का है, तो जाहिर है लेखा जोखा हिसाब किताब तो होगा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।